जैसा कि रामदीन उस अजीब सी दिखने वाली चीज के बारे में शिवांश को बता रहा था कि उस चीज के बारे में उसके परिवार में किसी को नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वो चीज किस काम की है, उन्हें नहीं पता। शिवांश ने उसकी बातों को सुनकर सर हिला दिया। रामदीन ने आगे कहा, कोई भी ये पता नहीं लगा सका है कि इस चीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। उसके बाद उन्हें अब इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मेरे दादाजी ने सीधे इस चीज को दीवार पर लटका दिया। मेरे परिवार ने पहले से ही अस्वीकार करना शुरू कर दिया था। वो ये मान चुके थे इस अजीब सी चीज का कोई काम नहीं है, इसे दीवार पर लटकाना ही ठीक होगा। रामदीन ये बोलकर कुछ शांत और परेशान हो जाता है। रामदीन के रिश्तेदार में से एक शिवांश के बगल में आकर खड़ा हो गया था। शिवांश मन ही मन कुछ सोच रहा था। शिवांश को नहीं पता था कि वो कैसे कहे रामदीन से कि वो अजीब सी चीज उसे चाहिए। वो ये केवल रामदीन से ही कह सकता था। शिवांश रामदीन से बोलता है, क्या आप इस चीज को नीचे उतार सकते हैं और मुझे देखने दे सकते हैं? रामदीन शिवांश की तरफ देखता है। शिवांश रामदीन का मेहमान था तो जाहिर सी बात है उसकी बात को नहीं टाल सकता था। रामदीन थोड़ा आगे बढ़ा और एक कुर्सी पर चढ़कर उसने उस अजीब सी दिखने वाली चीज को उतार दिया और शिवांश को सौंपने के बाद शिवांश ने इसे अपनी हथेली में रखा और ध्यान से देखने लगा। उस चीज पर काफी जंग लगी थी। शिवांश ने टुकड़े पर लगी जंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और टुकड़े ने एक बार फिर लोहे के रंग का खुलासा किया। उसके ऊपर से जंग साफ हो चुकी थी। उसकी जंग साफ होने के बाद वो टुकड़ा जिस चीज का भी था वो शिवांश को साफ समझ में आ रही थी। शिवांश साफ साफ देख सकता था कि उस पर कोई पैटर्न बना हुआ था। जब शिवांश ने स्टिकर पर पैटर्न देखा तो वो एक पल के लिए चकित रह गया। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। उसने जोर से कहा, यह नहीं हो सकता। क्या ऐसा संयोग हो सकता है? शिवांश की प्रतिक्रिया से रामदीन हैरान रह गया। उसने सावधानी से शिवांश से पूछा, क्या यह चीज आपके लिए उपयोगी है? यदि यह आपके लिए उपयोगी है तो आप बस इसे ले लें। यह वैसे भी मेरे हाथों से खो जाएगा। मैं आपको इसे ले जाने दे सकता हूं। यह किसी के काम तो आएगी। आपने वैसे भी मेरी बहुत मदद करी है। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। आप इसे ले सकते हैं। रामदीन ने शिवांश से गंभीर तरीके से कहा, जैसे कि वो शिवांश को उसे अस्वीकार नहीं करने देंगे। शिवांश ने रामदीन को देखा और उसकी बात पर सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में उस टुकड़े को देखा। यह टुकड़ा कोई और नहीं बल्कि नरसंहार ड्रैगन चाकू का टुकड़ा था। ड्रैगन जैसा पैटर्न बहुत विशेष था। शिवांश ने एक ही नजर में इसे पहचान लिया। शिवांश को नहीं पता था कि क्या कहना है क्योंकि सिस्टम ने उसे कोई संकेत नहीं दिया। अंत में उसे संयोग से ही नरसंहार ड्रैगन चाकू का एक टुकड़ा मिला था। एक पल के लिए शिवांश का दिल कठिन भावनाओं से भर गया। साथ ही उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि नरसंहार ड्रैगन चाकू इकट्ठा करना एक मजेदार मिशन नहीं था? क्या उसके पास वास्तव में उस नरसंहार ड्रैगन की शक्ति की तकनीक प्राप्त करने का मौका था? शिवांश ने अपने दिमाग में कहा। वो सिस्टम से बोलता है, मुझे नरसंहार ड्रैगन चाकू का टुकड़ा मिला है, मैं इसका क्या करूं? सिस्टम से आवाज आती है, बधाई हो, नरसंहार ड्रैगन चाकू मरम्मत मिशन का 1/7 लेवल पूरा किया। इतना कहने के बाद सिस्टम की आवाज बंद हो जाती है। शिवांश दंग रह गया। क्या यह खेल का अंत था? उसी समय शिवांश के हाथ में नरसंहार ड्रैगन चाकू का टुकड़ा ब्लेड की रोशनी में बदल गया और शिवांश के हाथ से अचानक गायब हो गया। शिवांश ने अपने दिमाग में देखा कि नरसंहार ड्रैगन चाकू जिसकी मरम्मत करनी बाकी थी वो मूल रूप से क्या था? केवल एक तलवार का हिस्सा था। लेकिन अब तलवार के बीच में शिवांश के हाथ से गायब हुई ब्लेड का टुकड़ा दिखाई दिया। अभी भी 60 टुकड़े बाकी हैं। शिवांश बड़बड़ाया और वो फिर से खुश हो गया। उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था और उसके सामने एक टुकड़ा आ गया था। शायद वो नरसंहार ड्रैगन चाकू के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करने और इनाम प्राप्त करने के लिए वास्तव में भाग्यशाली था। जब रामदीन ने सुना कि शिवांश को अभी और 60 टुकड़ों की जरूरत है तो वो भी दंग रह गया। हालांकि उन्होंने अपनी जिज्ञासा को दबा दिया और कोई और प्रश्न नहीं पूछा। इस तरह की बात कुछ ऐसी नहीं थी जिसे उसे जानना चाहिए था। रामदीन ने केवल शिवांश को देखा।
शिवांश अपने होश में वापस आया। उसके हाथ में रुपयों का थैला था। शिवांश ने इसे सीधे रामदीन के हाथ में फेंक दिया और उससे कहा, ले लो। शहर में एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस पैसे का उपयोग करो। अगर कोई तुम्हें परेशान करना चाहता है तो उन्हें मेरे बारे में बताओ। शिवांश की बातों को सुनकर रामदीन और उनके रिश्तेदारों को बहुत खुशी हुई। उन्हें अपने दिल में एक अलग खुशी महसूस हुई। शिवांश ने शायद ही कभी ऐसे दिखावटी शब्द कहे हों। जब आज उसने ऐसा किया तो उसे अचानक समझ में आया कि क्यों कुछ लोगों को दिखावा करना पसंद होता है और विशेष रूप से लोग दूसरों से ऐसे शब्द कहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कहने के बाद जो भाव प्रकट होता है वो अनमोल होता है। उसके शब्द वास्तव में बहुत अच्छे थे। उसके दयापूर्वक भरे शब्दों ने उस रामदीन को काफी ज्यादा सुख दे दिया था। रामदीन मन ही मन खुश हो गया था, मानो अब उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो गई हों। रामदीन की आंखें लाल हो गईं। वो बहुत देर तक शिवांश को घूरता रहा और न जाने क्या क्या कहने लगा। उनका दम घुटने लगा। शिवांश ने रामदीन की पीठ थपथपाई। उसने रामदीन के कंधे पर हाथ रखा और बाहर चला गया। उस पैसे की थैली में 100 से अधिक सोने के सिक्के थे। रामदीन स्वाभाविक रूप से पैसे की थैली का वजन महसूस कर सकता था। भले ही वो सोने के सिक्के ना हो, वो सभी चांदी के सिक्के थे। एक उसके जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से छोटी राशि नहीं थी। जब से शिवांश के पास सिस्टम आया था, उसके लिए सोने के सिक्कों जैसी चीजों की हैसियत बहुत कम हो गई थी। शिवांश जानता था कि एक किसान के लिए वास्तव में महंगी चीजें और सिक्के ही खजाने हैं। साधना, तकनीक, हथियार, जादू का खजाना, वे ऐसी चीजें नहीं थी जो किसानों को सीधे लाभ पहुंचा सकती थी। किसान के पास तो पहले से ही इतने सारे राक्षसी कोर हैं जो उसने राक्षसी जंगल में जाकर कमाए थे। अगर उसने वास्तव में सोने के सिक्कों के लिए अपने डेमोनिक कोर्स को बेचा तो वो इससे ज्यादा धन दौलत कमा लेगा कि पूरा नायर निवास भी अगर सोने के सिक्कों से भर गया तब भी उसे अपनी दौलत को संभाल कर रखने के लिए और जगह चाहिए होगी। यह देखा जा सकता है कि उस समय शिवांश कितना अमीर था। शिवांश के बाहर चले जाने के बाद इंद्रजीत, जो शिवांश के कंधे पर बैठा था, उसने शिवांश से कहा, बच्चे, तुम्हें वो कौन सा टुकड़ा मिला है? मुझे इसमें कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा है। शिवांश का दिल भर गया। वो भूल गया था कि इंद्रजीत अभी भी यहीं था। शिवांश ने शांत स्वर में इंद्रजीत से कहा, मुझे एक हथियार के अवशेष मिले हैं। यह तलवार का हिस्सा है। शिवांश ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन उसने इंद्रजीत को नरसंहार ड्रैगन चाकू का सही विवरण नहीं दिया। इंद्रजीत ने सुनने के बाद अपना सिर हिलाया और शिवांश से कोई और सवाल नहीं पूछा। इंद्रजीत ने ऐसी बहुत सी चीजें देखी थी। उदाहरण के लिए, महाद्वीप पर सभी प्रकार के टूटे खजाने के नक्शे बेचने वाले बहुत से लोग थे। वे देखना चाहते थे कि क्या कोई किस्मत वाला है जो उन सभी को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि ऐसा कुछ होने की संभावना दयनीय रूप से कम थी। वो सिर्फ अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इंद्रजीत के दृष्टिकोण में शिवांश बस ऊब चुका था। यहां तक कि अगर वो वास्तव में हथियार के टुकड़े एकत्र करता है तो क्या? हथियार की मरम्मत के लिए कई आवश्यकताओं को एक तरफ रखकर कौन जानता था कि मरम्मत के बाद हथियार ठीक हो जाएगा या नहीं। शिवांश ने यह सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिवांश ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे डर था कि इंद्रजीत और सवाल पूछेगा और उसे बेवकूफ बनाने के लिए उसके पास कोई उपयुक्त बहाना नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंद्रजीत वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता है। शिवांश और इंद्रजीत बाहर आ गए। अर्जुन और महेश और अन्य लोगों ने तुरंत अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाई। महेश ने शिवांश की तरफ देखा। शिवांश का चेहरा उसे खुश लगा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ है भाई आपके साथ? आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? शिवांश ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मुझे अभी कुछ मिला है, मैं बस खुश हूं। महेश ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। उसने सिर हिलाया और देखा कि शिवांश का उससे कोई लेना देना नहीं था। शिवांश को पता था कि वो अपने अगले कदम का इंतजार कर रहा है। इंद्रजीत शिवांश के कान में फुसफुसाया और बोला, तुम चलना जारी रखो। जैसे जैसे हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, मुझे उस शक्ति की तरंगें और ज्यादा महसूस हो रही हैं। जैसे जैसे वो ऊर्जा और मैं करीब आ रहे हैं, मुझे अपने शरीर में तरंगें महसूस हो रही हैं। शिवांश ने सिर हिलाया और उसकी बताई हुई दिशा की ओर चल दिया, जहां ऊर्जा तरंगों का स्रोत था। इस बार अर्जुन और महेश तेजी से शिवांश के पीछे चलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वे बहुत थक चुके थे और उन्हें नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। शिवांश ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली।
ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर शिवांश पूरी गति से यात्रा करता तो महेश और अर्जुन को भी उसके साथ चलने में मुश्किल होती। वे सारे लोग बस उस दिशा में आगे चलते जा रहे थे जिस तरफ उस ऊर्जा का स्रोत था। जैसे जैसे उनके और उस ऊर्जा के बीच की दूरियां कम होती गईं, इंद्रजीत जो शिवांश के कंधे पर बैठा था और अधिक तनावग्रस्त हो गया। महेश का सिर भी फड़कने लगा। उसने शिवांश से कहा, भाई क्या हम अभी भी उस ऊर्जा की ओर जा रहे हैं? इस तरह की ऊर्जा तरंगें मुझे ऐसा महसूस करा रही हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां जरूर कुछ अजीब हो रहा है। मैं वास्तव में कुछ हद तक चिंतित हूं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि इस दुनिया की सारी जीवन शक्ति ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई है। महेश ने जो कहा उसे सुनकर शिवांश भी दंग रह गया। अब तक उसने और अर्जुन ने अभी भी किसी अजीब उतार चढ़ाव को महसूस नहीं किया था। शिवांश को यकीन था कि ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि उसे पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता थी इन ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करने के लिए। यदि कोई पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो उसके पास ऐसी ऊर्जा तरंगों को महसूस करने की योग्यता भी नहीं होती। हालांकि यह ऐसा लग रहा था कि कोई इस शक्ति का मालिक है जो इस शक्ति की ऊर्जा को बढ़ा रहा है। यदि यह कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता तो वो लोग किसी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उस ऊर्जा की शक्ति बहुत थी। यह ऐसा था जैसे कोई जानबूझकर उन्हें उस ऊर्जा की तरफ आकर्षित कर रहा था। यह ऐसा था कि मानो वो किसी और के बनाए हुए जाल में फंसे जा रहे हैं। ये कुछ ऐसा था जो लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता था। शिवांश ने इंद्रजीत को देखा और उसे बताना चाहता था कि वो क्या सोच रहा था। हालांकि इंद्रजीत वर्तमान में अपनी आंखें बंद कर रहा था और भौहें चढ़ा रहा था, जैसे कि शिवांश क्या कहने जा रहा था उसे सुनने का उसका कोई इरादा नहीं था। इंद्रजीत ने शिवांश की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिवांश ने भी उसे अपने मन के भाव बताने का विचार छोड़ दिया। उसने इंद्रजीत से कुछ नहीं कहा। इन सब में महेश सबसे ज्यादा परेशान था। महेश को यह बताना स्वाभाविक रूप से संभव था कि क्या चल रहा है। शिवांश को विश्वास नहीं था कि महेश के साथ क्या हो रहा है, उसे वो ऊर्जा क्यों महसूस हो रही थी। आखिर महेश को भी वो दैवीय शक्ति का जन्म क्यों महसूस हो रहा था। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पहले वो दैवीय शक्ति सिर्फ इंद्रजीत को और महेश को महसूस हो रही थी, लेकिन अब तो सत्यम को भी कुछ कुछ महसूस होने लगा था। वो भी यह महसूस कर सकता था कि उस जगह कुछ तो गड़बड़ है। उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था सत्यम अपने ही विचारों में खो गया था। वो अपने आप में बुदबुदाने लगा। हालांकि उसकी इमेज एक पालतू जानवर की थी तो वो सबके सामने नहीं बोल सकता था। सौभाग्य से सत्यम की आवाज तेज नहीं थी और वो शिवांश के पैरों के पास खड़ा था। उसे केवल शिवांश ही सुन सकता था। महेश ने कुछ नहीं देखा। शिवांश ने महसूस किया कि उसने अपना पैर बढ़ाया और धीरे से सत्यम को छुआ। उसने जब सत्यम के ऊपर हाथ रखा तो उसे कुछ महसूस हुआ। वो समझ सकता था कि इसके अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। उसने दिखाने के लिए जल्दी से सत्यम को प्यार से सहलाया। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि महेश को उस पर ज्यादा शक ना हो। वो ये ना सोचें कि शिवांश अपने साथ सत्यम को हमेशा क्यों रखता है। शिवांश ने चलना जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ती गई, वे एक लंबे समय तक एक सुनसान जंगल में प्रवेश कर चुके थे। वो जंगल बहुत घना था और वहां काफी अंधेरा था। शिवांश की नजर बेरहम शूकर के झुंड पर पड़ी। सौभाग्य से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता। उस जंगल का रास्ता काफी उतार चढ़ाव से भरा था। उसे लगा कि ये एक मीठा जाल है। अगर ये शक्ति जानबूझकर उन लोगों को उस ओर ले जाने के लिए आकर्षित कर रही थी तो आगे जाकर कुछ भी हो सकता था। शिवांश के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसका शरीर अचानक कांपने लगा और उसके दिल में एक बुरी भावना आ गई। शिवांश ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि जगह बहुत सारे राक्षसी जानवरों से भरी हुई थी। हालांकि शिवांश को भी नहीं पता था कि यह स्थान कहां है। तभी महेश शिवांश से बोलता है, क्या आप उस उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं? तभी शिवांश ने सिस्टम से उस ऊर्जा के बारे में पूछने की कोशिश की। सिस्टम ने तुरंत शिवांश को जवाब दिया, मैं इस ऊर्जा के बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूं। मुझे नहीं पता ये ऊर्जा इतनी तीव्रता से इस ओर क्यों आ रही थी।
सिस्टम भी उस अजीब सी तरंगों वाली ऊर्जा का स्रोत नहीं बता सका। आखिरकार ऊर्जा क्या थी जो इतनी तीव्रता से इस ओर से आ रही थी? शिवांश कई बार कोशिश कर चुका था सिस्टम से यह जानने की कि आखिर यह चीज है क्या। शिवांश के पास इतना शक्तिशाली सिस्टम था, फिर भी वो इस ऊर्जा के बारे में नहीं बता सका। फिर अचानक से महेश चिल्लाता है, हे भगवान, राक्षसी भालू! अभी कुछ दिन पहले शिवांश ने बहुत सारे राक्षसी जानवर देखे थे और उनसे उसकी लड़ाई भी हुई थी। वो जानता था कि ऐसे ही किसी भी राक्षसी जानवर के संकेत और संपर्क में आना काफी खतरनाक हो सकता है। बेहतर होगा वो अपना रास्ता बदल दें और उस राक्षसी जानवरों की नजरों में ना आए। इन राक्षसी जानवरों से भिड़ना तो ऐसा होगा कि खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इस तरीके से सोचना एक संयोग से बहुत अधिक अजीब था। ऐसा होने का कोई कारण नहीं था। इंद्रजीत, जो शिवांश के कंधे पर बैठा था, एकदम से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बिल्कुल सब हैरान रह गए और सबने इंद्रजीत को हैरानी के भाव से देखा। शिवांश को इंद्रजीत की आवाज के बाद एक और आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है, धीरे से, आगे खतरा है, कुछ गड़बड़ है। यह आवाज शिवांश के सिस्टम से आ रही थी। सिस्टम का इस तरह से चिल्लाने का क्या मतलब था? शिवांश समझ नहीं पा रहा था। उसके तुरंत बाद दूर से काली हवा का झोंका आया। सभी टेंशन में आ गए। काली छाया उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। वो बिजली की गति से उनकी तरफ आ रही थी। उसकी गति तेज होने के कारण किसी को नहीं समझ आ रहा था, नहीं साफ साफ दिख रहा था कि वो क्या चीज है। शिवांश दंग रह गया। ये काली छाया कहां से आई? ये स्पष्ट रूप से एक तेंदुए के आकार का राक्षसी जानवर था। हालांकि शिवांश उस राक्षसी जानवर के सटीक रूप को बिल्कुल साफ साफ नहीं देख पा रहा था। उसने इस बात का सिर्फ अनुमान लगाया था। शिवांश ने तुरंत महसूस किया कि एक अजीब सी शक्ति उसकी पीठ पर दबाव डाल रही है। बिना किसी आश्चर्य के शिवांश ने इसे एक पल में रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल बेकार था। शिवांश एक साधारण सी आवाज के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। मानो ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। उसने अपने शरीर को सहारा देने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। दबाव इतना मजबूत था कि अगर शिवांश ने खुद को सहारा देने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसका पूरा शरीर मुंह के बल जमीन पर गिर जाता। एक पल में शिवांश का दिमाग खाली हो गया। वो उस काली छाया का विरोध करना चाहता था, पर वो असमर्थ था। हालांकि काली छाया केवल शिवांश की तरफ से गुजर कर निकल गई। उसने उस पर कोई हमला नहीं किया। वो एहसास ऐसा था जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा हो। उस शक्ति के पास इन कमजोर मनुष्यों और शैतानी जानवर की परवाह करने का बिल्कुल समय नहीं था। शिवांश ने अपनी निगाहें घुमाई और पाया कि वो अकेला नहीं था जो डरा हुआ दिखता था। उसके बगल में लोग और भी डरे हुए थे। काली छाया की जीवन शक्ति ऊर्जा से उन सभी को जमीन पर दबा दिया गया था। वे बिल्कुल नहीं उठ पा रहे थे। उनकी तुलना में शिवांश अभी भी बेहतर था। कमजोर अर्जुन और सत्यम पहले से ही जमीन पर पड़े थे। वो दोनों उठ पाने में असमर्थ थे। काली छाया के गुजर जाने के बाद भी वे दोनों अभी भी जमीन पर लेटे हुए पागलों की तरह हाँफ रहे थे, मानो वे बहुत ज्यादा थके हुए थे। महेश और शिवांश की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं थी, लेकिन ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। शिवांश ने कुछ सोचा और जल्दी से उसकी तरफ देखा। अभी भी इंद्रजीत एक मार्शल मास्टर नहीं था। इस दबाव में क्या उसे कुचल कर नहीं मार दिया जाएगा? शिवांश ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन उसे किसी के कोई निशान नहीं मिले। अचानक सत्यम की आवाज शिवांश के कानों में पड़ी। वो शिवांश को बुला रहा था। शिवांश ने थोड़ी दूर सत्यम को जमीन पर पड़ा देखा। वो जोर से हाँफ रहा था। उसने शिवांश से कहा, आप इंद्रजीत की तलाश कर रहे हैं? आपको उसकी तलाश करने की जरूरत नहीं है। वो निश्चित रूप से हमसे बेहतर स्थिति में होगा। सत्यम ने अपने शूकर के मुंह को एक दिशा की ओर इशारा किया। शिवांश ने उस ओर देखा और देखा कि इंद्रजीत जमीन पर पालथी मार के बैठा था। उसका शरीर नीले प्रकाश में लिपटा हुआ था। उसे कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक था। काली छाया जो थोड़ी देर पहले चमकती थी, ऐसा प्रतीत होती थी कि उसका इंद्रजीत पर कोई असर नहीं हुआ था। मानो जैसे इंद्रजीत को उस काली छाया ने छुआ भी नहीं। शिवांश ने राहत की सांस ली और फिर बोला, यह सच है कि वो एक लेवल 8 के मार्शल संत थे। इस तरह का दबाव निश्चित रूप से मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। सत्यम की आवाज फिर से शिवांश के कानों में पड़ी। अरे 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 बड़े भाई, उसकी तरफ मत देखो, जल्दी करो और मुझे एक हाथ दो।
मेरे पास कोई ताकत नहीं बची है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। शिवांश ने सत्यम पर अपनी आंखें घुमाई, फिर वो आगे बढ़ा और उसकी मदद की। सत्यम के चारों पैर लड़खड़ा रहे थे। शिवांश उसे सहला रहा था। जो राक्षसी जानवर अभी अभी गुजरा वो वास्तव में भयानक था। सत्यम ने अपनी आंखें उस पर घुमाई और धीमी आवाज में कहा, केवल आप ही जानते हैं जो जानते हैं। मुझे भी पता है कि वो बहुत भयानक है। सत्यम ने बोलना जारी रखा, मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से स्तर 7 राक्षसी जानवर नहीं है। यह सुनकर शिवांश का दिल दहल गया। क्यों? सत्यम फिर बोलता है, यदि ये वास्तव में एक लेवल 7 का राक्षसी जानवर था तो उससे डरने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? इस लाल रंग की ऊर्जा से वो राक्षसी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था, और उस लाल रंग की ऊर्जा से बचने के लिए जो उस वक्त जंगल में सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, उस ऊर्जा ने लगभग उस जंगल में हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सत्यम ने शिवांश से बात करना जारी रखा, इसमें संदेह न करें, लेवल 7 राक्षसी जानवर की आभा कैसी दिखती है। मैंने अतीत में कई बार इसका अनुभव किया है। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं करेगा। ये लेवल 7 राक्षसी जानवर क्यों भाग गया? उन लोगों ने उसके शरीर में डर महसूस किया था। वो किससे डरता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में उस अस्तित्व से डरता है जो उस जंगल में फैली लाल रंग की ऊर्जा को पैदा कर रहा है, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं? सत्यम जिस लहजे में शिवांश से बात कर रहा था, उसे साफ समझ आ रहा था कि वो डरा हुआ है। वो ये बोल रहा था कि अगर लेवल 7 का राक्षसी जानवर उस लाल रंग की ऊर्जा की वजह से इतना डरा हुआ है तो क्या हमारा वहां जाना ठीक रहेगा? ऐसा करके हम अपनी मौत को तो निमंत्रण नहीं दे देंगे। इतना बोलने के बाद सत्यम ने लंबी सांस ली। शिवांश ने अपना सिर घुमाया और महेश की ओर देखा। इस समय महेश ने ऐसा अभिनय शुरू किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। उसका चेहरा बेहद लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अद्भुत देखा हो। शिवांश ने चलना शुरू किया, तभी उसे ऐसा लगा कि महेश के साथ कुछ गलत था। ऐसा क्यों लग रहा था कि वो शैतानी ताकत में घिर गया है? उसकी हरकत में कुछ बदलाव देखे जा सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि महेश के पास अभी भी अपनी ताकत है। महेश आगे नहीं जाना चाहता था, पर उसने शिवांश के सामने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। फिर शिवांश ने इंद्रजीत की तरफ देखा। इंद्रजीत ने अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी थी जो गायब हो गई। इंद्रजीत फिर से शिवांश के कंधे पर चढ़ गया और शिवांश से कहा, यह ऊर्जा तरंग असामान्य है। मुझे लगता है कि तुमने भी इसे थोड़ा बहुत महसूस किया होगा। फिर जब उसने शिवांश को गौर से देखा तो वो बोला, भले ही तुम थोड़े कमजोर हो और इसे महसूस ना कर सके हो, मुझे लगता है कि तुमने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया है। शिवांश ने इंद्रजीत की बात पर सिर हिलाया। इंद्रजीत ने आगे कहा, मैं भी इसे महसूस कर सकता हूं कि इस तरह की ऊर्जा में उतार चढ़ाव उतना सरल नहीं है जितना लगता है। ऊर्जा दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और जरूरी नहीं कि अच्छा हो। हालांकि तुमको बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ऊर्जा तरंग का स्वामी किस स्तर पर है, इसका अनुमान मैं भी लगा सकता हूं। नहीं, चिंता मत करो, ये उतना मजबूत नहीं है। जब इंद्रजीत ने यह कहा तो उसके लहजे में गर्व का अंश था, लेकिन शिवांश ने ऐसा नहीं सोचा था। यदि वो आपके जितना मजबूत नहीं होता तो उसके पास एक मार्शल संत स्तर की ताकत होती, एक योद्धा संत। अगर ये एक राक्षसी जानवर था तो ये 8वीं कक्षा में होगा। कितना भयानक अस्तित्व है। शिवांश इस तरह के राक्षसी जानवर के अपने डर को कभी भी आसानी से शांत नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो राक्षसी बाघिन के हाथों से बच गया था। हालांकि शिवांश ने अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस की, चूंकि इंद्रजीत ऐसे शब्दों को इतनी आसानी से कह रहा था। स्वाभाविक रूप से उसके पास कुछ ऐसी स्थितियों को हल करने के तरीके थे। शिवांश ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जो जानवर उन्हें अभी मिला था वो उसके हिसाब से कोई लेवल 7 का राक्षसी जानवर ही था। इस तरह के लेवल 7 के राक्षसी जानवरों के साथ शिवांश का युद्ध पहले भी हो चुका है, तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसके बाद उसने महेश को देखा और उससे ये कहा, ये कौन है और ये क्या हो रहा है? ये किस तरह का राक्षसी जानवर है? इंद्रजीत ने भी महेश की ओर आंखें फेर लीं। आखिर कब तक शिवांश और उसके साथी इस घने जंगल में फंसे रहेंगे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश और उसके बाकी साथी अभी भी उस घने जंगल में ही फंसे थे।
इंद्रजीत ने महेश को कुछ देर तक घूरा और फिर उसने शिवांश से कहा, इसकी सबसे अधिक संभावना है कि महेश उस ऊर्जा में सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैं इसकी आंखों में साफ साफ देख सकता हूं। ऐसा लग रहा था कि महेश बहुत जल्दी में था। शिवांश दंग रह गया जब उसने महेश को देखा, फिर उसने इंद्रजीत को देखा और कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इंद्रजीत ने सिर हिलाया और बोला, मैं करता हूं कुछ। फिर उसने महेश की दिशा में देखा और एक पल में धीमी आवाज में चिल्लाया तो अचानक महेश का पूरा शरीर कांपने लगा। हालांकि उसके बाद महेश का कांपना बंद हो गया। उसकी आंखों में जो आग थी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और फिर वो सामान्य हो गया। उसके बाद वो मानो आश्चर्य में था कि अभी यहां क्या हुआ था। फिर शिवांश महेश के पास जाकर उसको बोलता है, कोई बात नहीं, अब तुम ठीक हो गए हो। तुम उस शक्ति से प्रभावित हुए थे जो अभी अभी यहां से गुजरी थी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर महेश शिवांश से बोलता है कि उसने अपने आप पर एक प्रतिभाशाली शक्ति को महसूस किया। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ महेश से कहा, महेश, तुमको अपना दिल मजबूती से रखना होगा। जिस व्यक्ति ने ऊर्जा तरंग जारी की वो निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। शिवांश के मुंह से व्यक्ति यूं शब्द सुना तो महेश भौंचक्का रह गया और वो कहता है, व्यक्ति? वो शिवांश से पूछना जारी रखता है कि यह कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतनी शक्तिशाली ऊर्जा कैसे पैदा कर सकता है? शिवांश महेश को एक अजीब ढंग से जवाब देता है और बोलता है, मुझे यकीन है कि यह निश्चित रूप से एक जीवित प्राणी की ऊर्जा है। हालांकि मैं अभी भी कुछ बहुत यकीन से नहीं कह सकता हूं। हमें बस सावधान रहने की जरूरत है। महेश ने सहमति में अपना सिर हिलाया। यहां तक कि वो अभी अभी अपने ही रूप को देखकर डर गया था। वो अधिक से अधिक महसूस कर रहा था कि वो ऊर्जा तरंग कितनी भयानक थी। जैसे ही शिवांश उन्हें आगे ले जाने वाला था, अचानक उनके सामने से तेज मछली की गंध आई। उनके सामने झाड़ियों से एक और आकृति निकली। जैसे ही वो बाहर निकला, काली आकृति ने एक गर्जना छोड़ दी। शिवांश की हालत तुरंत तनावपूर्ण हो गई। ये फिर से आ रहा है, एक और राक्षसी जानवर। शिवांश इस बार डर गया है। राक्षसी जानवर पिछले वाले से अलग नहीं था। ये एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी जानवर था। माना जा सकता है कि शिवांश ने पहले कुछ अनुभव हासिल कर लिया था। शिवांश ने पहले ही कुछ भांप लिया था कि वो एक लेवल 7 का कोई राक्षसी जानवर है। ये एक लोमड़ी के आकार का राक्षसी जानवर था। झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला और उन लोगों की तरफ बढ़ गया। जब उसने शिवांश और अन्य लोगों को देखा तो वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसने बिना किसी देर के अपने शरीर से ऊर्जा को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये बस शिवांश और अन्य को दबाने वाला था। शिवांश और अन्य लोगों ने अपने सामने केवल एक नीली रोशनी का फ्लैश महसूस किया। इंद्रजीत ने अपनी ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। शिवांश और अन्य के चारों ओर कुछ आकार की एक नीली रोशनी की चादर लिपटने लगी। पल भर में दबाव गायब हो गया। इस बार इंद्रजीत ने जानबूझकर अपनी आवाज को कम नहीं किया। वो चिल्लाया, लोमड़ी के आकार के राक्षसी जानवर, स्टॉप! इंद्रजीत की दहाड़ सुनकर हर कोई दंग रह गया। यहां तक कि लोमड़ी के आकार का राक्षसी जानवर भी अपनी जगह पर रुक गया और तुरंत इंद्रजीत पर हमला कर दिया। पर जब राक्षसी लोमड़ी जानवर उसके पास आया तो रुक गया। फिर इंद्रजीत शिवांश से कहता है, लेवल 7 राक्षसी जानवर को देखें। हालांकि ये एक लोमड़ी था, लेकिन इसका शरीर सुंदर पैटर्न के साथ कवर किया गया था। शरीर किसी छाया की तरह चमक रहा था। ये एक सुंदर शरीर कहा जा सकता है, अत्यंत सुंदर। शिवांश की नजर उस राक्षसी लोमड़ी के पीछे की शरीर की ओर पड़ी। शिवांश अचानक चौंक गया। वो केवल ये देख सकता था कि लोमड़ी के आकार के राक्षसी जानवर के पिछले पैरों में से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। यह प्रकाश की किरण से लिपटा हुआ था, जो शिवांश नहीं जानता था कि इसका वर्णन कैसे किया जाए। जाहिर है वो अत्यधिक दर्द से पीड़ित था। यह वास्तव में क्या चल रहा था? यह स्तर 7 राक्षसी जानवर था, एक घायल राक्षसी जानवर। शिवांश जब उस राक्षसी लोमड़ी जानवर को पीछे हटते हुए देख रहा था तो भौंचक्का रह गया। महेश और अर्जुन राक्षसी लोमड़ी की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने केवल यह सोचा था कि राक्षसी जानवर शायद घायल हो गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह चोट क्या है। इंद्रजीत की दहाड़ से रोके जाने के बाद राक्षसी लोमड़ी जानवर पहले मौके पर दंग रह गया। फिर वो अचानक रोष से भर गया। इतना कमजोर अग्निचूहा खुद को उससे बचा सकता था? वो इतने सालों से एक लेवल 7 का राक्षसी जानवर था।
ऐसा कोई दानव पशु कभी नहीं था जो उसके प्रति इतना अनादर करने का साहस करता हो। हालांकि उस अस्तित्व के अलावा राक्षसी लोमड़ी जानवर ने कुछ और भी सोचा था। उसने उस चीज के बारे में सोचा जो उसे भूत जैसा दिखता था। राक्षसी लोमड़ी जानवर की आंखें डर से चमक उठीं। ये सही है, ये भय था। वो किस तरह की चीज थी जो स्तर 7 के राक्षसी जानवर को इतना भयभीत कर सकती थी? वो वास्तव में उस वक्त कुछ भी नहीं सोच सका। लेकिन ठीक उसके बाद राक्षसी लोमड़ी जानवर ने इंद्रजीत को फिर से देखा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी गरिमा को चुनौती दी गई थी। भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो गया हो, फिर भी वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे कुछ चींटियों जैसे मनुष्यों द्वारा चुनौती दी जा सके। राक्षसी लोमड़ी गहरी आवाज में इंद्रजीत पर गरजता है, फायर रैट, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है अब? जब इंद्रजीत ने राक्षसी लोमड़ी जानवर को बुलाते हुए सुना तो वो एक पल के लिए चकित रह गया। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और अपने प्यारे हाथों को देखा। वो अपने आप पर हंसा। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई मुझे फायर रैट कहेगा। इंद्रजीत शिवांश के कंधे पर बैठ गया और उसने हाथ उठाया। अचानक उसके हाथ पर नीली लपटें चमक उठी। अचानक ये इंद्रजीत के हाथ से छूट गया और अनगिनत टुकड़ों में बंट गया। शिवांश को केवल अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। एक ही क्षण में उसके सामने अनेक स्थानों पर खिले अनगिनत नीले रंग के दहकते फूल प्रकट हो गए। जब राक्षसी लोमड़ी ने अपना हाथ हिलाया तो उसका शरीर तुरंत तनाव में आ गया। जब उसने इंद्रजीत के हाथ में नीले फूल देखे तो उसकी आंखें गहरी सोच में पड़ गईं। इंद्रजीत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने भीड़ की चकित निगाहों के नीचे अपना प्रदर्शन शुरू ही किया। वो नीले फूल खिल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन फूलों को लगने लगा कि उनकी अपनी आध्यात्मिकता एक पल में अनगिनत नीली रोशनी में बदल गई। इंद्रजीत, जो शिवांश के कंधे पर बैठा था, पल भर में जमीन पर कूद गया। हालांकि उसने शरीर में कोई जीवन शक्ति ऊर्जा नहीं छोड़ी। शिवांश और बाकी लोग जानते थे कि इंद्रजीत का छोटा शरीर अब छोटा नहीं रह गया था, बल्कि इसने उन्हें एक बहुत अजीब एहसास दिया, जैसे कि वो शिवांश की पीठ पर एक बड़े पहाड़ जैसा था। उसकी साधना, उसकी शक्ति, उसके स्तर और अब तक उसने जो जलवे दिखाए थे, इन सब को मिला दें तो ज्ञान और शक्ति का कद उसके शरीर के कद से काफी लंबा था। हालांकि उसने किसी जीवन शक्ति ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया। शिवांश और बाकी सब ये महसूस कर सकते थे। उनकी पीठ पर पसीने की बूंदें बनने लगीं। राक्षसी लोमड़ी ने आखिरकार अपनी ताकत को वापस पा लिया और फिर उसने इंद्रजीत को देखा तो उस लोमड़ी की आंखों ने एक भयानक गुस्से वाला रूप प्रकट किया। जैसे ही उसकी शक्तियां उसको मिली, वो इंद्रजीत को दिखाना चाहता था कि वो भी एक लेवल 7 राक्षसी जानवर है, और फिर उसने इंद्रजीत को डराने की कोशिश की। राक्षसी लोमड़ी जानवर हकलाया और इंद्रजीत से कहा, तुम मरने वाले हो। इंद्रजीत ने भौहें चढ़ाईं और राक्षसी लोमड़ी से कहा, मैं मरने वाला हूं? तुम पागल हो चुके हो क्या? क्या तुम ऐसे हो जो मुझे मरते हुए देखना चाहते हो? जैसे ही उन्होंने बात की, उस पर इंद्रजीत का चेहरा शत्रुतापूर्ण होने लगा। राक्षसी लोमड़ी ने जल्दी से अपनी पूरी ताकत से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। उन्होंने इंद्रजीत से कहा, मैं हमला नहीं कर सकता। मैं इस तरह का दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो इस तरह की हिम्मत कैसे कर सकता है? इंद्रजीत ने राक्षसी लोमड़ी जानवर से पूछा, तुम ऐसे क्यों बन गए? जब राक्षसी लोमड़ी ने इंद्रजीत को यह सवाल पूछते हुए देखा तो वो जानता था कि इंद्रजीत अब उस पर गुस्सा नहीं करेगा। वो राहत महसूस कर रहा था क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। राक्षसी लोमड़ी इंद्रजीत को क्यों पहचान सका? इसका कारण यह था कि इंद्रजीत ने अपने अंतिम कौशल राक्षसी अग्निक्लोन को उजागर किया था। एक पल में वो अनगिनत काम कर सकता था जो उसकी अपनी ताकत के बराबर थे। हर क्लोन में उसके अपने शरीर के समान ताकत थी, लेकिन एक कमी यह थी कि यह क्लोन इंद्रजीत के किसी भी युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था। इन क्लोनों में से किसी एक के साथ इंद्रजीत अपने शरीर को एक पल में बदल सकता था। इसका मतलब यह था कि इंद्रजीत के दुश्मनों के लिए यह बहुत ही घातक था। बाकी लोग भी उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। वो राक्षसी लोमड़ी जानवर कल्पना कर सकता था कि अन्य मार्शल आर्ट्स इसके अस्तित्व को कभी भी छेड़ना नहीं चाहेगा। यह बहुत खतरनाक था। और फिर इंद्रजीत ने अपने एक क्लोन के साथ अपने शरीर को उस तरह से सीधा किया जिस तरह से वो बना सकता था।
उस राक्षसी लोमड़ी जानवर के कोर को किसी तरह की गहरी चोट लगी है। इंद्रजीत ने उस राक्षसी लोमड़ी जानवर की स्थिति को अच्छे से भांप लिया था। जैसा कि राक्षसी लोमड़ी जानवर ने कहा, वो अपने लेवल 7 की कमजोरी को स्वाभाविक रूप से महसूस कर सकता है। वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि इंद्रजीत इन कमजोरों यानी शिवांश और बाकी लोगों के साथ क्यों रहना चाहता है, क्योंकि एक समय पर इंद्रजीत काफी शक्तिशाली और एक मार्शल आर्ट गुरु था। तो उसको यहां ऐसे देखकर राक्षसी लोमड़ी जानवर को काफी अजीब लगा। फिर राक्षसी लोमड़ी जानवर ने आगे कहा, मैं भी यहां आया था क्योंकि मैंने उस तरह की जीवन शक्ति ऊर्जा को महसूस किया था। इसके अलावा ये जीवन शक्ति ऊर्जा जितना अधिक मजबूत होती है, उसकी इंद्रियां उतनी ही मजबूत होती हैं। मैं लेवल 7 राक्षसी जानवर भी हूं। कुछ भी हो, मुझे इस क्षेत्र का पावर हाउस माना जा सकता है। और वो इंद्रजीत से कहता है, पर मैं बेशक कितना ही ताकतवर क्यों ना हूं, पर आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। इंद्रजीत ने राक्षसी लोमड़ी जानवर की ओर थोड़ा सिर हिलाया और कहा, चिंता ना करें, तुम्हारे लिए इस स्तर तक साधना करना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन को इतनी आसानी से नहीं लूंगा। यह सुनकर राक्षसी लोमड़ी जानवर को राहत महसूस हुई। यह कहना ज्यादा नहीं होगा कि स्तर का एक विशेषज्ञ 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होता है। वे बकवास नहीं बोलेंगे और कहेंगे कि हम उस पर हमला नहीं करेंगे। जब शिवांश ने राक्षसी लोमड़ी जानवर की बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन रुक गई। निश्चित रूप से जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जिस आदमी ने जितनी साधना की होगी वो उतना ही शक्तिशाली होगा, अन्यथा इंद्रजीत को कैसे पता चलता कि उस टाउन में जीवन शक्ति ऊर्जा है। इसका मतलब इंद्रजीत की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था। महेश को इसका थोड़ा सा एहसास तब हुआ जब वे लोग शहर से बाहर थे। राक्षसी लोमड़ी जानवर ने कहना जारी रखा, मेरी हवेली यहां से बहुत दूर नहीं है। जिस पल से ये ऊर्जा तरंगों का उतार चढ़ाव दिखाई दिया, मैंने इसे महसूस किया और ये एक बहुत मजबूत भावना थी। मैंने बस सोचा कि किसी प्रकार का प्रतिभाशाली खजाना उभरा है, इसलिए मैं तुरंत बाहर निकल गया इसे देखने के लिए। अंत में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि ये एक जाल था। ये सारे राक्षसी जानवरों को भरमाने के लिए जाल बिछाया गया था और सारे राक्षसी जानवर भी उसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे थे। क्या राक्षसी लोमड़ी इंद्रजीत को अपनी शक्तियों के बारे में और बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इंद्रजीत और बाकी सारे उस लोमड़ी की बात सुन रहे थे। वो जैसे कि उनको बता रही थी कि वो वहां उस जीवन शक्ति ऊर्जा को महसूस करती हुई आई थी, पर उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई जाल बिछाया गया हो। जाल, ये सुनते ही शिवांश की भौहें तन गईं। महेश और अर्जुन जो उनके बगल में खड़े थे, वो पहले ही इंद्रजीत की दैवीय क्षमता से इतने डरे हुए थे कि वे जमीन पर पैर जमा कर खड़े हो गए। खासकर महेश, वो अपने दिल में और भी ज्यादा डरा हुआ था। अभी अभी उनकी बातचीत से पता चला था कि ये लोमड़ी जैसा राक्षसी जानवर वास्तव में स्तर 7 के राक्षसी जानवर का अस्तित्व था। उसका क्या मतलब था? किस राक्षसी जानवर की ताकत शेर से अनगिनत गुना ज्यादा थी? ऐसा लग रहा था कि शिवांश के कंधे पर बैठे इंद्रजीत की पहचान इस राक्षसी लोमड़ी जानवर से होने के बाद वो लोमड़ी वास्तव में इस हद तक डर गया कि इसकी पूंछ भी सीधे नीचे लटक रही थी। इंद्रजीत की ताकत कितनी भयानक थी, महेश ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की इसके बारे में। वो इसे एक पल के लिए नहीं स्वीकार कर सका। कुछ समय पहले वो और इंद्रजीत एक टेबल पर खाना खा रहे थे। महेश ने देखा कि उनका कद छोटा था और उनके लिए चीजें लेना भी असुविधाजनक था। उसने उसे चिकन लेग भी दिया। कौन जानता था कि इंद्रजीत का अस्तित्व स्तर 7 राक्षसी जानवर से भी ऊपर का हो सकता है। महेश ने अपने दिल में गिनती करना शुरू कर दिया। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार उसे याद आया कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल का विशेषज्ञ था। महेश का इंद्रजीत के बारे में इतने लंबे समय तक सोचने का कारण यह था कि वो उस स्तर के लोगों के संपर्क में नहीं आ सकता था। मार्शल संत स्तर के योद्धा आमतौर पर मायावी होते थे। अब महेश शिवांश की शक्तियों के बारे में पूरी तरह से अनजान था। यदि वो वास्तव में इस टाउन में नायर परिवार का शिष्य होता तो उसके साथ इतना भयानक अस्तित्व क्यों होता? इतनी अजीब शक्तियां शिवांश के पास कैसे आईं? ये सब क्या मजाक था?
जिस तरह से नायर परिवार का नाम पूरे टाउन में फैला हुआ था, निश्चित रूप से अनगिनत लोग होंगे जो उनका सम्मान करते हैं। इसकी तुलना में उस शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा को क्या माना जा सकता है? अब महेश ने भी अपने मन में अपनी वापसी कर ली थी। वो कुछ हद तक समझ गया था कि शिवांश उससे कुछ तो झूठ बोल रहा है। वो जानता था कि शिवांश की सबसे अधिक संभावना है कि उसने उससे झूठ बोला जब उसने कहा वो शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा का शिष्य था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 2 दिनों में जो कुछ हुआ था उससे महेश भी जुड़ा हुआ था। उसने इस बारे में सोचा कि क्यों शिवांश शहर में घूम रहा है और अपने मास्टर शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा की तलाश नहीं कर रहा है। हर चीज के लिए एक स्पष्टीकरण था। सब कुछ महेश के सामने था और वो समझ चुका था कि शिवांश कभी भी शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा का शिष्य नहीं था, तो वो उसे कहां से ढूंढ सकता था? वो ही था जो खुद अपनी कब्र खोद रहा था और शिवांश बस इसका फायदा उठा रहा था। महेश का दिल भर आया। महेश की झुंझलाहट का कारण क्या था? वो बहुत चिंतित था, इसलिए उसने शिवांश को अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा की गोली दी। सौभाग्य से उन्होंने शिवांश को शेर जैसा दहाड़ने वाले राजा का शिष्य माना था, नहीं तो अगर उसने शिवांश पर हमला किया होता तो वो अपनी जान दे देता और आज तक नहीं जी पाता। महेश ने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि अगर वो इस तरह के भयानक अस्तित्व के हाथों में पड़ गया तो कितना दर्दनाक होगा। महेश का पूरा शरीर कांपने लगा। महेश ये सब सोचकर अपने मन में बहुत ज्यादा डर गया था। उसकी पीठ और उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसने शिवांश को देखा और उसकी आंखों में बहुत सारी भावनाओं को महसूस किया। उसी समय उसने मन ही मन सोचा, ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं शिवांश का पीछा कर सकता हूं, अगर वो भयानक अस्तित्व मुझे देख सकता है और अगर उसका मूड अच्छा हुआ तो उसे मैं अपने मन की इच्छाओं का कुछ संकेत दे पाऊंगा। महेश की आंखें एक बार फिर चमकने लगीं। यह स्पष्ट था कि उसके मन में अपनी योजनाएं थीं। हालांकि यह एक और मामला था। शिवांश ने भौहें चढ़ाई और राक्षसी लोमड़ी जानवर को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने इंद्रजीत और राक्षसी लोमड़ी को वो करने दिया जो वे चाहते थे। यदि वो तावलेपन से कोई प्रश्न पूछता है तो वो इंद्रजीत उस राक्षसी लोमड़ी के अस्तित्व के इस स्तर पर निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछने के बराबर होता। इसके अलावा शिवांश और इंद्रजीत उस राक्षसी लोमड़ी जानवर की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये उतना प्रभावशाली नहीं था जितना कि वो सतह पर दिखता था। जाहिर है कि वो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर था। उन्हें नहीं पता था कि उन दैवीय क्षमताओं को परखने के लिए किस तरह के छल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शिवांश को यकीन था कि इंद्रजीत ने अपनी कुछ क्षमताओं को वापस पा लिया होगा। वरना जब काली छाया गई तब उस तरह का दबाव निश्चित रूप से था। ऐसा कुछ नहीं जो इंद्रजीत आसानी से ना कर सके। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी बहुत सारी यादें वापस पा ली हैं। यही वजह है कि वो उसका भरपूर उपयोग कर पा रहा था। हालांकि ये इंद्रजीत इस राक्षसी लोमड़ी जानवर के सामने सिर्फ एक नाटक ही कर रहा था। यदि राक्षसी लोमड़ी जानवर इस पुरानी चाल के माध्यम से देख सकता था तो संभावना थी कि उन सभी को इसी स्थान पर मरना होगा। शायद राक्षसी लोमड़ी उसे गिरफ्तार कर लेगा और इंद्रजीत के पूर्व दुश्मनों के साथ उसका सौदा करेगा। हालांकि शिवांश जैसे खास मार्शल मास्टर्स योद्धा के लिए सामान्य मार्शल आर्ट के लोग चींटी के समान थे। उनसे निश्चित रूप से आसानी से निपटा जा सकता है। इंद्रजीत और राक्षसी लोमड़ी जानवर के बीच बातचीत में दखल देना यह भी अपनी सुरक्षा पर विचार करना था। इंद्रजीत के सुनने के बाद राक्षसी लोमड़ी ने क्या कहा, उसके चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं दिखा, जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो। राक्षसी लोमड़ी ने इंद्रजीत से बात करना जारी रखा। चूंकि मैं ऊर्जा के उतार चढ़ाव के स्रोत के करीब थी, मैं उस जगह तक पहुंचने के लिए राक्षसी लोमड़ी के पहले बैच में से एक थी, लेकिन मेरे दिल में कुछ संदेह हैं। हालांकि वो भावना बहुत प्रबल थी। यह स्पष्ट था कि कोई कीमती खजाना उभरा था। हालांकि मैंने अभी भी इसे एक वहम ही माना था। लोमड़ी के दिल में कुछ देर तक रहने वाला डर लग रहा था। वो एक पल के लिए रुका और फिर बोला, मैंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन कुछ राक्षसी जानवर थे जिनकी ताकत मेरी तुलना में कमजोर थी। उनमें वास्तव में मेरे जितना धैर्य नहीं था। जब उन्होंने देखा कि एक खजाना प्राप्त हो सकता है तो वो इस तरह आगे बढ़े जैसे उन्हें अपनी जान की परवाह ना हो। कुछ राक्षसी जानवर भागकर बाहर नहीं आए। उनमें से एक राक्षसी जानवर था जिसके मुंह से आकार बदलने वाला पत्ता लटक रहा था।
जब राक्षसी लोमड़ी ने यह कहा तो उसकी आंखों में इच्छा के निशान दिखाई दिए। जाहिर तौर से आकार बदलने वाले पत्ते का उसके प्रति बहुत आकर्षण था। शिवांश ने भी यह समझा कि आकार बदलने वाले पत्ते का राक्षसी जानवर के लिए क्या मतलब है। राक्षसी जानवर लोमड़ी ने बोलना जारी रखा, लेकिन परिवर्तन की पत्ती वाला वो राक्षसी जानवर उतना भाग्यशाली नहीं है। मेरे जैसे समान स्तर का एक राक्षसी जानवर है जो अंदर नहीं गया। जब उसने मुझे बाहर रहते हुए देखा, वो भी आज्ञाकारी रूप से बाहर इंतजार कर रहा था और अंदाजा ले रहा था कि स्थिति कैसी चल रही है। और फिर राक्षसी लोमड़ी बोलती है, मैं उस राक्षसी जानवर को मारने के लिए आगे बढ़ी जिसके पास परिवर्तन का पत्ता था, और फिर राक्षसी लोमड़ी ने उस दूसरे राक्षसी जानवर से परिवर्तन का पत्ता छीन लिया। जब राक्षसी लोमड़ी ने यह कहा तो उसकी आंखों में दुख को बखूबी देखा जा सकता था। वो स्पष्ट रूप से खुद को दोष दे रही थी कि उसने पहले ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था कि वो भाग्यशाली थी। शिवांश ने राक्षसी लोमड़ी की आंखों को देखा और कुछ महसूस किया। वो चुपचाप मन में गालियां देने लगा, पर कुछ न बोला। इंद्रजीत ने भी कुछ नहीं कहा। उसने राक्षसी लोमड़ी जानवर को एक भावहीन चेहरे के साथ देखा और उसके जारी रहने की प्रतीक्षा की। इस तरह की बात बहुत आम थी। इसके अलावा इसे सरल माना जा सकता है। राक्षसी जानवर का दिल इंसानों की तुलना में बहुत कमजोर था। इस तरह की छोटी लड़ाई की तुलना में इंसानों के बीच की साजिश कहीं अधिक जटिल थी। कभी कभी लोगों को मारने के लिए तलवार रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक सच्चा साजिशकर्ता अपने मुंह का भी इस्तेमाल कर सकता है। अपने मुंह का प्रयोग करो। एक पत्ता अनगिनत मौतों और चोटों का कारण बना था। वो सचमुच भयानक बात थी। उसने जारी रखा, मैं इतना बड़ा अवसर प्राप्त करने में सक्षम थी। स्वाभाविक रूप से इसके बाद मैं इसे सहन नहीं कर सकी तो तुरंत अंदर चली गई। ये एक हवेली थी। उस शक्तिशाली आदमी द्वारा मेरे पीछे छोड़ा गया खजाना वो अभी भी वहीं था। शिवांश, महेश और अर्जुन ने तुरंत ठंडी हवा की सांस ली। उन तीनों ने अपने जीवन में साधना की तकनीकों को देखा था। वे नहीं जानते थे कि क्या वो इस खजाने को पा लेने में सफल होंगे भी या नहीं। भाग्य को चुनौती देने वाला ऐसा स्वर्ग कैसे हो सकता है? इंद्रजीत की आंखें तुरंत मुड़ गईं। हालांकि शिवांश और अर्जुन अभी भी अपनी आंखें साफ करने में सक्षम थे। शिवांश को बहुत आश्चर्य हुआ। अगर ठीक से कहा जाए तो अर्जुन जुआ खेलने का आदी था। महेश यहां इतना शांत कैसे खड़ा है जबकि उसके सामने तो साधना तकनीक पत्रों का एक पूरा पहाड़ है? इसका सिर्फ यही मतलब था कि उसकी रुचि साधना तकनीकों को सीखने में नहीं थी। उसे सिर्फ जुआ खेलना ही पसंद है। शिवांश ने अपने दिल में सोचा, अगर पांसे के आकार में कोई जादुई खजाना होता तो क्या ये आदमी उत्तेजित होने लगते? शिवांश के विचार ने केवल उसके दिमाग को पार किया और उसने वास्तव में इसे जोर से नहीं कहा। हालांकि वो राक्षसी लोमड़ी के अनुभव में पूरी तरह से रुचि रखते थे। वे सभी राक्षसी लोमड़ी जानवर की कहानी सुन रहे थे। इंद्रजीत ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, राक्षसी लोमड़ी को जारी रखने का संकेत दिया। राक्षसी लोमड़ी ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जारी रखा। अंदर जाने के बाद मैंने उन पत्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मेरी अपनी सहज साधना तकनीक और युद्ध तकनीक मेरे पूरे जीवन के अनुभव के लिए काफी है। मेरा मुख्य ध्यान उन औषधीय जड़ी बूटियों और फलों पर है जो बदल सकते हैं मेरा शरीर। यह सुनकर इंद्रजीत ने सिर हिलाया। इस राक्षसी लोमड़ी जानवर की भी कुछ पृष्ठभूमि थी। वो निश्चित रूप से एक गुमनाम जंगली जानवर नहीं थी जो इस तरह के क्षेत्र में कदम दर कदम साधना करती थी। यह अवश्य ही कोई प्रसिद्ध शैतानी जानवर की दौड़ होगी। यह सिर्फ इतना था कि उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस बिंदु के संबंध में इंद्रजीत को इसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि सत्यम की तरह कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवर जाति में आमतौर पर एक अतुलनीय शक्तिशाली पूर्वज था जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चला गया था। राक्षसी लोमड़ी जानवर जारी रहा। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मेरी अपनी जीवन शक्ति ऊर्जा की विशेषता में एक अग्नि तत्व जोड़ सकता था। मैं तुरंत उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस लाल ऊर्जा ने तुरंत मुझ पर हमला किया। हालांकि मैं इस प्रतिभा के खजाने को देखकर बहुत उत्साहित था। मैंने अभी भी अपना दिमाग नहीं खोया। मैंने अपने दिल में थोड़ी सी सतर्कता रखी। जब मैंने एक लाल बत्ती को अपने ऊपर हमला करते देखा तो मैं तुरंत अपने दिल में रो पड़ा। मैं पीछे मुड़ा और बचना चाहता था। हालांकि मैं काफी तेज था। हालांकि लाल बत्ती अभी भी मेरे पीछे हटने के रास्ते में चारों ओर लिपटी हुई थी।
अगले ही पल में मैं अपने पिछले पैरों के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सका। पीछे मुड़कर मैंने देखा कि लाल बत्ती ने वास्तव में मेरे पैरों को पूरी तरह से निगल लिया था। जब राक्षसी लोमड़ी ने यह कहा तो उसकी आंखों में निराशा का संकेत दिखा। फिर उसने कहा, लाल बत्ती स्पष्ट रूप से मुझे भस्म करने के लिए लक्ष्य कर रही है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। इसने मेरे पीछे हटने की सारी ऊर्जा को पूरी तरह से खा लिया है। मूल ऊर्जा ने एक पल भी जाने नहीं दिया। आखिर वो लोमड़ी किस लाल ऊर्जा की बात कर रही थी, जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसा कि वो राक्षसी लोमड़ी उस लाल शक्ति के बारे में लोगों को बता रहा था। जब राक्षसी लोमड़ी लाल ऊर्जा के बारे में बोला तो वो पहले से ही गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। वो बोलता है कि लाल रंग की ऊर्जा मुझे अपना भोजन समझती है, वो मुझे निगलना चाहती है, वो खुद को मजबूत करना चाहती है। उस वक्त राक्षसी लोमड़ी के चेहरे पर डर के निशान थे। वो सच्चा डर था। जब से वो लेवल 7 का शैतानी जानवर बना, तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो उसे इतना भयभीत कर सके। हालांकि अभी अभी जब वो मृत्यु के इतने करीब थे, तब वहां के हालातों ने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया था। यह पहली बार था जब उन्होंने मौत को इतने करीब से महसूस किया था। राक्षसी लोमड़ी जानवर आगे बोलता है, मैं आपको बता दूं, निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे लेवल 7 राक्षसी जानवर हैं जो अंदर ही अंदर मर गए, क्योंकि जब मैं बच निकला, मैंने आसपास के राक्षसी जानवर पर नजर डाली, उनमें से आधे भी जिंदा नहीं बचे थे। जब शिवांश ने यह सुना तो उसने चैन की सांस ली। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, वो थोड़ा खुश हुआ। लेकिन जब इंद्रजीत ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। इस लाल ऊर्जा तरंगों का मालिक वास्तव में कुछ भयानक कर रहा था, क्योंकि वो धीरे धीरे साधना करके इस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता था, बल्कि उसने इस दुनिया में जल्द से जल्द बाहर आने के लिए और भी बुरा रास्ता चुना। यह कैसा अस्तित्व था? इंद्रजीत सोच रहा था। उसने ऐसी किसी चीज के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना। इंद्रजीत की आंखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था। वो वहीं बैठकर सोचने लगा। जब राक्षसी लोमड़ी ने यह देखा तो उसने इंद्रजीत को इस डर से और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इंद्रजीत गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारकर मार ही डालेगा। शिवांश ने जब राक्षसी लोमड़ी को देखा, राक्षसी लोमड़ी शिवांश पर दोस्ताना तरीके से मुस्कुराया। वो नहीं जानता था कि इस राक्षसी लोमड़ी जानवर का इस तरीके से हंसने का क्या मतलब है, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद उसने महसूस किया कि ये राक्षसी लोमड़ी इंद्रजीत के कारण उसके प्रति अपनी दोस्ती दिखाने की कोशिश कर रहा था। राक्षसी लोमड़ी ने अभी इंद्रजीत को शिवांश के कंधे पर बैठा देखा होगा। उसे लगा कि इंद्रजीत के साथ उसके अच्छे संबंध होंगे और शिवांश इंद्रजीत का दोस्त है। फिर शिवांश ने भी राक्षसी लोमड़ी के प्रति अपनी दोस्ती और सम्मान देखते हुए मुस्कुरा दिया। अचानक बहुत दूर से एक आवाज आई। यह आवाज बहुत साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह सच में थी। राक्षसी लोमड़ी के चेहरे के हाव भाव उस आवाज को सुनते ही तुरंत बदल गए। उसने इंद्रजीत से कहा, मुझे जाना है। यह आवाज दिल को बहुत अच्छी नहीं लग रही है, हो ना हो यह कुछ खतरनाक है। वो इंद्रजीत से बोलता है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप इन चीजों से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। वास्तव में मुझे ऐसी चीजों से डर लगता है, तो क्यों ना मैं पहले ही यहां से निकल जाऊं। राक्षसी लोमड़ी डर के मारे रोते हुए इंद्रजीत से बात कर रहा था। उसका डर साफ समझ आ रहा था। यह स्पष्ट था कि कान के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज का अभी अभी राक्षसी लोमड़ी पर बहुत प्रभाव पड़ा था। इंद्रजीत और बाकी सभी चकित रह गए। ये वास्तव में उस आवाज से कोई उपयोगी जानकारी नहीं सुन सके। इंद्रजीत के सुनने के बाद राक्षसी लोमड़ी जानवर ने क्या कहा, वो वापस होश में आकर राक्षसी लोमड़ी से कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जा सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब राक्षसी लोमड़ी जानवर ने यह सुना तो उसका चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। हालांकि इस बूढ़े दानव जैसे दिखने वाले राक्षसी लोमड़ी जानवर की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो बहुत मजबूत था। वो इंद्रजीत के सामने एक अच्छी छाप छोड़ने में सक्षम था। राक्षसी लोमड़ी खुश था और उसने इंद्रजीत से कहा, मेरा नाम धीरज है।
इंद्रजीत ने उसका डर देखते हुए उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर हिलाया और धीरज से कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। धीरज ने खुशी से सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। इंद्रजीत ने अपने छोटे से हाथ को हिला दिया और पलक झपकते उसके पीछे हटते ही धीरज की सफेद हड्डी के चारों ओर लिपटी एक नीली लौ निकली। धीरज तुरंत दंग रह गया। उसने चौंक कर इंद्रजीत से पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? इंद्रजीत ने भावहीन होकर उससे कहा, याद रखो, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है, और अगर तुमने किसी को बताया तो यह शैतानी आग तुम्हें स्वाभाविक रूप से भस्म कर देगी। हालांकि जब तक तुम कुछ ऐसा नहीं करते हो जो मेरे लिए समस्या बने, तो यह शैतानी आग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी जीवन शक्ति ऊर्जा में पिघल जाएगी। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में भी मदद करेगी। धीरज एक पल के लिए चकित रह गया, फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। इंद्रजीत ने उसके साथ जो अभी किया, उसने तुरंत खुशी से इंद्रजीत की तरफ पागलपन से सिर हिलाया। हाँ सीनियर, मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, चिंता मत करो। इंद्रजीत ने सिर हिलाया। यह देखकर धीरज ने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत पलट गया। उसका शरीर प्रकाश की किरण में बदल गया और तुरंत इस स्थान से गायब हो गया। यह जगह तुरंत शांत हो गई। अब यहां महेश और अर्जुन थे, जिन्होंने इंद्रजीत को अचंभे में देखा। राक्षसी लोमड़ी जानवर, जिसका नाम धीरज था, वो लेवल 7 का राक्षसी जानवर था, लेकिन इंद्रजीत के सामने वो वास्तव में एक बच्चे की तरह आज्ञाकारी था, जिसने गलती की थी। इंद्रजीत ने भावुक चेहरे से उनकी ओर देखा। चूंकि अर्जुन और महेश ने उसे कहते सुना था, उसने और छिपने की योजना नहीं बनाई। इंद्रजीत ने उनसे मजाकिया तरह से कहा, फिर से देखो, मैं तुम लोगों को जला दूंगा। ऐसा लगता था कि इंद्रजीत उनको धमकी दे रहा था। महेश और अर्जुन ने इंद्रजीत की बातें सुनने के बाद तुरंत अपनी आंखें फेर लीं। उन्होंने दृश्यों को नहीं देखने का नाटक किया। शिवांश उन दोनों को देखकर हंसना चाहता था। फिर उसने इंद्रजीत को देखा और पूछा, क्या आपकी जीवन शक्ति ऊर्जा वास्तव में उस धीरज को मार सकती है? इंद्रजीत थोड़ा हंसा और बोला, ये एक छोटे जानवर को तो आसानी से मार सकती है। यहां तक कि अगर मैं अपने चरम पर भी हूं तो भी राक्षसी आग की इतनी छोटी लपटों के लिए लेवल 7 के राक्षसी जानवर को मारना असंभव है। शिवांश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, क्या ये इतनी ताकतवर नहीं है, तब भी वो राक्षसी जानवर तुमसे इतना डरता है? इंद्रजीत भी एक पल के लिए दंग रह गया। फिर उसने कहा, कौन जानता है कि वो राक्षसी जानवर मुझसे इतना डरता क्यों है? उसने मेरी ताकत का परीक्षण करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा हम सब खत्म हो जाते। इंद्रजीत ने जो कहा उसे सुनने के बाद शिवांश तुरंत मुस्कुराते हुए बोलता है, आप मुझे भी शैतानी आग का एक गोला क्यों नहीं दे देते, ताकि मेरी जीवन शक्ति ऊर्जा विकसित हो सके? शिवांश इंद्रजीत से मजाक करता है और बोलता है, सीनियर, मुझे भी ये चाहिए। इंद्रजीत ने उन दोनों को तिरछी नजर से देखा और कहा, तुम भी इस शैतानी आग के गोले को चाहते हो? जरूर, क्यों नहीं, मैं दे सकता हूं तुम्हें। पर अगर तुम इस आग का सामना बिना जले कर सकते हो और उसे झेल सकते हो, तो तुम ये शक्ति ले लो मुझसे। शिवांश को पता था, जब उसने सत्यम की अभिव्यक्ति देखी तो ये अच्छी बात नहीं थी। वो इंद्रजीत के शैतानी आग को टेस्ट करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जो अपने वर्तमान साधना आधार के साथ वो कर सकता था। अगर उसने जोर दिया तो वो नहीं करेगा। क्यों मौत को प्रणाम कर रहे हो? शिवांश ने तुरंत सत्यम से कहा। फिर सत्यम शिवांश को जवाब देता है कि कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं ईमानदारी से साधना करूं। सत्यम को बोलते हुए सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आई। यह आवाज महेश की थी। वो बोलता है, क्या ये सुअर भी बात कर सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? महेश और अर्जुन ने सत्यम को इस भाव से देखा कि उन्हें नहीं पता कि क्या कहना है। फिर दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के सामने चुटकी बजाई कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। ये ऐसा था जैसे वे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हों कि वे सपना नहीं देख रहे थे। आखिर एक शूकर कैसे बोल सकता है? सत्यम को उनकी प्रतिक्रिया मजाकिया लगी। उसने उनसे कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक और गाना गाऊं? महेश ने इंद्रजीत द्वारा अभी अभी प्रकट की गई शक्ति को देखा था, इसलिए उसने तुरंत शिवांश और बाकी सभी लोगों को आश्वासन दिया, मेरी बात मानो हो ना हो, यह सत्यम एक छिपी हुई शक्तिशाली शक्ति है। जब उसने सत्यम को देखा तो वो खुश नहीं लग रहा था।
उसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत से अपना सिर हिला दिया। वो दूसरा शब्द नहीं कहना चाहता था। सत्यम का जादुई होना अब किसी से छिपा नहीं रहा। यह देखकर शिवांश ने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। महेश को जैसा कि सत्यम के जादुई सुअर होने के बारे में पता चल गया था, तो शिवांश राहत महसूस कर रहा था कि अब महेश भी सत्यम को संभाल सकता है। वो उसकी शक्तियां नियंत्रित करने में शिवांश की मदद कर सकता है। अब महेश ने भी अब शिवांश से ज्यादा सत्यम को लेकर ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने शिवांश की मुश्किल और नहीं बढ़ाई। इसलिए शिवांश ने मामले को यहीं निपटाने का फैसला किया। उसने महेश से कहा, महेश, मुझे लगता है कि आपने पहले ही कुछ ऐसा अनुमान लगा लिया है जो मैं नहीं हूं। महेश ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और शिवांश को और बोलने देने की हिम्मत नहीं की। उसने शिवांश से कहा, बस बहुत हो गया बड़े भाई शिवांश। मुझे पता है कि तुम शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा के शिष्य नहीं, और तुम्हारी शक्तियों का शेर जैसे दहाड़ने वाले राजा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बिना वजह ही तुम्हारी तुलना उस राजा से कर दी थी, पर अब मैं जान गया हूं कि तुम उस शेर की दहाड़ वाले राजा के शिष्य नहीं हो। शिवांश ने अपना मुंह चौड़ा करके महेश को देखा। वो कैसे सोच सकता था कि महेश उसकी कल्पना से अलग प्रतिक्रिया करेगा। हालांकि कुछ देर तक सोचने के बाद आखिरकार शिवांश समझ गया कि क्या हो रहा है। उसके कंधे पर एक सर्वशक्तिमान जो बैठा था, स्तर 7 से ऊपर राक्षसी जानवर, क्या वो कुछ भी अपमानजनक कहने का साहस करेगा? क्या यह मौत को दावत देना नहीं होगा? हां, महेश मूर्ख तो नहीं था। दरअसल महेश ने बताया कि उसके कहने का मतलब यह था कि उसने बिना कुछ जाने पूछे शिवांश के बारे में मन ही मन जो धारणा बना ली थी, बस वो व्यक्त की। हालांकि शिवांश जानता था कि इस वक्त महेश का अनुमान जरा भी गलत नहीं था। इस बात को लेकर आगे कुछ और कहना भी शिवांश को ठीक नहीं लग रहा था। वो केवल महेश से कह सकता था, महेश, मैं वादा करता हूं कि इस मामले के खत्म होने के बाद मैं आपको साधना में आगे बढ़ने में मदद करूंगा। महेश ने कहा, क्या सच में? शिवांश ने सिर हिलाया। वो उस तरह के प्रभाव वाले दोस्त के बदले विनती करना चाहता था। उसे वास्तव में बहुत सारे अंक खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वर्तमान में शिवांश के लिए कुछ अंक खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि उसकी रैंक अभी भी बहुत कम थी, तो शिवांश चाहता था कि वो साधना करने के लिए उस तरह की एक गोली को पाले। इंद्रजीत को ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने उनसे कहा, बस अब और समय बर्बाद मत करो, चलो आगे बढ़ते हैं। उनमें से कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी राक्षसी लोमड़ी की कही हुई बात को बंद कर दिया। वे समझ गए कि ये लाल बत्ती एक अवसर हो सकता है, लेकिन ये एक जाल भी हो सकता है। हालांकि खजाने को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आगे जाने का फैसला किया। शिवांश और अन्य लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनकी गति धीरे धीरे धीमी होती गई। अंत में शिवांश, सत्यम और अर्जुन भी उस ऊर्जा तरंग को महसूस कर सकते थे। इससे संकेत मिलता है कि ऊर्जा तरंग पास में थी। जिस क्षण शिवांश ने ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया, उसने महसूस किया कि उसका दिल रुक सा गया है। यह ऐसा था मानो उसका दिल किसी अदृश्य हाथ की हथेली ने मजबूती से थामा हुआ हो। शिवांश को लगा कि जिस तरह से वो चीजों को देखता है वो गलत था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भाग्य उसका इंतजार कर रहा है जो उससे बहुत दूर नहीं है। उसे केवल वहां जाने के लिए कुछ कठिनाइयां और बहुत सारे अजीबो गरीब जानवरों और राक्षसों का सामना करना था। कौन जानता था कि भविष्य में कौन सी चीज उसका इंतजार कर रही थी। वो एहसास बड़ा अजीब था। आखिर और कितनी दूर थी वो शक्ति शिवांश और उनके साथियों से? आगे जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश और बाकी सभी साथी जंगल में अभी भी उस लाल ऊर्जा के पीछे जा रहे थे। वो अभी भी उस ऊर्जा के स्रोत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो इतनी तीव्रता से किस ओर से आ रही है। हालांकि उनको यह भी पता चल गया था कि अब वे उस ऊर्जा के बहुत पास में हैं, क्योंकि उन्हें अपने शरीर में उस ऊर्जा के आसपास होने की कई सारी चीजें महसूस होने लगी थी। और सिर्फ इंद्रजीत को ही नहीं, शिवांश को भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। इस ऊर्जा के प्रभाव ने शिवांश के हाथ पैरों को सुन्न कर दिया था। वो अब केवल एक चीज के बारे में सोच सकता था, वो रहस्यमयी खजाना जो अभी तक उसके सामने नहीं आया था। जागो, जागो। शिवांश के सिर से एक आवाज आई।
इसने शिवांश को जगा दिया। ये सिस्टम की आवाज थी। शिवांश तुरंत अपने होश में आ गया, लेकिन उसके तुरंत बाद सिस्टम ने आवाज करना बंद कर दिया। शिवांश के दिल की धड़कन रुक सी गई थी। ये उतार चढ़ाव वाकई भयानक था। ये पहली बार था जब शिवांश ने इसे महसूस किया था, लेकिन इसका उस पर जो प्रभाव पड़ा वो बहुत भयानक था। शिवांश हैरान रह गया। इस ऊर्जा का स्वामी बहुत खतरनाक था। हालांकि इंद्रजीत ने कहा कि ये ऊर्जा तरंगों का मालिक जो भी है, ये पहले से इतना शक्तिशाली तो नहीं हो सकता जितना ये आज हो गया है। कितने सारे राक्षसी जानवर और हम सब को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शिवांश के पास इसकी कल्पना करने का कोई तरीका नहीं था। उसने केवल कुछ देर सोचा और थोड़ा डरा हुआ महसूस किया। जब वो वापस अपने होश में आया तो उसने तुरंत अर्जुन और सत्यम को देखा जो उसके बगल में थे। सत्यम का शरीर सफेद रोशनी की परत में लिपटा हुआ था। सफेद रोशनी के चारों ओर फीकी लाल रोशनी की एक लहर थी। ऐसा नहीं लगता था कि लाल रोशनी सत्यम के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। लाल रोशनी अर्जुन के शरीर के करीब नहीं जा पा रही थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद लाल रोशनी को पता चला कि उसके लिए अर्जुन के करीब जाना असंभव था। उसने अर्जुन पर हमला करना छोड़ दिया था। शिवांश हैरान रह गया। अर्जुन का रूप बहुत रहस्यमय था और ये लाल ऊर्जा अर्जुन के करीब भी नहीं पहुंच सकी। शिवांश समझ सकता था कि अर्जुन खुद का बचाव करने में सक्षम क्यों था। हालांकि अर्जुन भी थोड़ा बहुत अजीब था, लेकिन अब उन्हें यह सब समझाने का कोई कारण नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि शिवांश की मौजूदा ताकत सबसे कमजोर थी। शिवांश को खुद पर हंसी आ रही थी। हालांकि वो निराश नहीं हुआ। सत्यम और अर्जुन अपने परिवार और जन्मभूमि पर निर्भर थे ताकि उससे लड़ने की ताकत जुटा सकें। अगर वो अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं करते तो वो लाल ऊर्जा निश्चित रूप से उसे खत्म कर देती। इसके अलावा क्या शिवांश के पास भी वो जादुई साधना तकनीक नहीं थी? इस साधना तकनीक की प्रणाली की ऊर्जा के सामने शिवांश को उनकी जन्मभूमि से जरा भी डर नहीं लगता। वास्तव में अगर देखा जाए तो उस ऊर्जा से मुकाबला करने के लिए शिवांश की साधना तकनीक अधिक उपयोगी थी। इंद्रजीत ने शिवांश को गहराई से देखा। उसने शिवांश को जगाने का इरादा किया था। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि शिवांश लंबे समय बाद ऊर्जा तरंगों के प्रभाव से जाग उठेगा। इंद्रजीत को यह पता नहीं लग सका कि शिवांश ने किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया, क्योंकि शिवांश के शरीर पर उतार चढ़ाव और ऊर्जा का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शिवांश उस पर भरोसा करके जाग गया था। हालांकि इंद्रजीत को विश्वास नहीं होगा कि शिवांश में वास्तव में इस तरह के किसी भी मायावी शक्ति के द्वारा जारी की गई ऊर्जा के उतार चढ़ाव के प्रभाव में खुद पर भरोसा करके जागने की क्षमता थी। एकमात्र व्याख्या यह थी कि शिवांश के पास अपने साधन होने चाहिए। इसके अलावा यह तरीका कमजोर नहीं था, लेकिन इंद्रजीत इसके आर पार नहीं देख सका। उनका मानना था कि शिवांश का मार्शल आर्ट कल्टीवेशन बेस उनके सामने छिप नहीं पाएगा। हालांकि जब से वो शिवांश को जानता है, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। हालांकि इंद्रजीत ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इतने वर्षों के बाद इंद्रजीत को विश्वास था कि शिवांश अभी भी युवा है। भविष्य में शिवांश स्वाभाविक रूप से उसके सामने खुद को समर्पित कर देगा। वो हमेशा से ये पता लगाने में सक्षम होगा कि शिवांश के पास किस तरह के रहस्य थे। इंद्रजीत का शिवांश को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, वो बस जिज्ञासु था। ठीक उसी तरह जैसे वो ये जानने के बारे में उत्सुक थे कि ऊर्जा और शक्ति किस ओर से आ रही है और उस ऊर्जा को पैदा करने वाला कौन है। उसके बारे में इसलिए जानना चाहता था कि हो सकता है इस तरह और इस ऊर्जा का मालिक उनकी शक्तियां बढ़ा सके, उन्हें और शक्तियां प्रदान कर सके। इंद्रजीत अपने मन में कहता है कि काश ऐसा हो सकता, काश इस ऊर्जा शक्ति के बारे में सब कुछ जान सकता तो कितना अच्छा होता। हालांकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे संत योद्धा थे, पर इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता था। अधिकांश मार्शल आर्ट योद्धा अभी भी सभी प्रकार के प्राकृतिक खजानों के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे। ये उनकी ताकत बढ़ाने का और उसमें सुधार लाने का एकमात्र सबसे तेज तरीका था। अपने फेफड़ों में सांसें और मन में खजाने की तीव्र इच्छा भरकर वो सभी आगे बढ़े। जैसे जैसे वे करीब और करीब आते गए, अजीब ऊर्जा तरंगें तेज और मजबूत होती गईं। हालांकि शिवांश के पास कुछ अनुभव था,
फिर भी उसने सतर्कता बनाए रखी। वो अभी भी नहीं बता सकता था कि उसने जो देखा वो भ्रम था या वास्तविकता। उनके बगल में खड़े महेश ने भी ऐसा ही महसूस किया। जब इंद्रजीत ने उन दोनों को इस तरह व्यवहार करते देखा तो वो केवल हमला कर सका। उन्होंने वहां बीच में ही एक राक्षसी आग की गेंद को जलाया, जिससे कि ये उस अजीब सी आने वाली ऊर्जा को उनसे दूर कर सकें। रास्ते में वे कई राक्षसी जानवरों से घिरे हुए थे। वो सारे ही लेवल 7 के राक्षसी जानवर थे। बिना किसी अपवाद के सभी के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। जाहिर है वे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे। अंत में वे समय रहते भागने में सफल रहे। जितना अधिक शिवांश ने देखा उतना ही वो चौंक गया। क्या इसका मतलब यह था कि सभी लेवल 7 के लोगों को किसी ऊर्जा के मालिक ने खा लिया है या फिर उन्हें निगल लिया है? वो सभी एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। वहां काफी ज्यादा डर का माहौल था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे जाना कहां है। पूरे जंगल में घना अंधेरा था। शिवांश वहां चंभे में खड़ा था। उसके सामने 500 मीटर से अधिक के दायरे में एक बड़ा छेद था। बीच में एक हवेली थी। हवेली का केवल आधा हिस्सा ही दिख रहा था। आधा हिस्सा मानो जैसे किसी पेड़ के पीछे दबा दिया गया हो। जो हिस्सा उनके सामने आया वो बहुत ही भयानक था, मानो जैसे उस हवेली को कई पुराने पेड़ की बेलों से बांध दिया हो। उस हवेली की बनावट काफी डरावनी थी। हवेली का आकार तकरीबन 32 मीटर लंबा था और पूरी हवेली पत्तियों से ढकी हुई थी। इस हवेली को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री लकड़ी से बनी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन ये कई वर्षों से जमीन के नीचे दबी हुई थी। ये वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि ये हवेली बिल्कुल खराब हो चुकी है। ये वाकई चमत्कारी था। हालांकि ये विशेष रूप से संसाधित हवेली नहीं थी। निर्माण भी बहुत पुराना था। हालांकि कुल मिलाकर अभी भी एक प्रकार की डर की भावना थी। उस हवेली के पुराने होने के एहसास ने उन सबको ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी आंखें उस हवेली पर ही टिकी हों। यह ऐसा था जैसे उनकी आंखें हवेली पर अटक गई हैं। शिवांश ने मुंह में लार निगल ली। इस हवेली के मालिक की क्या खूब किस्मत है। जब ये हवेली में फंसा खजाना हवेली से बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से बहुत हंगामा मचेगा। इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि 1 मील के दायरे में सभी राक्षसी जानवर थे, जो कि खुद भी उस ऊर्जा से आकर्षित होकर यहां आए थे। शिवांश ने जब अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि हवेली के बगल में एक गड्ढे में हर तरह के राक्षसी जानवर थे। थोड़ी देर के लिए मानो उसे सदमा सा लग गया हो। वो स्पष्ट रूप से शक्तिशाली राक्षसी जानवर थे, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उनके लिए शिवांश केवल एक कमजोर था। वो यहां उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने केवल शिवांश पर नजर डाली और कुछ नहीं किया। शिवांश देखकर हैरान था कि यहां इतने सारे राक्षसी जानवर थे। शिवांश ने अपनी गति धीमी कर ली, मानो उसे डर था कि वो कुछ शोर करेगा। ऐसा लग रहा था कि उसने इन राक्षसी जानवरों को डरा दिया। महेश और अर्जुन जब उन्होंने ये देखा कि वहां इतने सारे जंगली जानवर हैं तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो लगभग रो पड़े। ये उन परिस्थितियों में था जब शिवांश ने उन्हें अपनी पूरी ताकत से उन राक्षसी जानवरों को घूरा था। वो उनके पास ना आए और शिवांश उसके साथियों पर हमला ना करें। और पहले ही शिवांश ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो राक्षसी जानवर अपना आपा खो दें। शिवांश ने मोटे तौर पर चारों ओर अपनी निगाहें घुमाई और पता चला कि यहां खड़े ज्यादातर राक्षसी जानवर लेवल 7 के राक्षसी जानवर थे। शिवांश ने खुद के बारे में सोचा, शायद वे निम्न स्तर के राक्षसी जानवर प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे और लाल रोशनी द्वारा निगल लिए गए थे, जिसके बारे में धीरज ने बताया था। शिवांश ने राक्षसी जानवर से अपनी निगाहें हटा लीं। मौजूदा माहौल में अजीब सा तालमेल था। एक भी राक्षसी जानवर ने दूसरे राक्षसी जानवर पर हमला नहीं किया। शिवांश ने हवेली के प्रवेश द्वार पर लाल ऊर्जा की विशाल लाल लपटों को देखा। सभी प्रकार की जड़ी बूटियां और अजीब सी चीजें लाल ऊर्जा में तैर रही थी। शिवांश ने अंदर के खजाने को लालच भरी निगाहों से देखा। शिवांश को लगा कि वो अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। कई राक्षसी जानवरों ने अपने पंजों को आपस में रगड़ते हुए अंदर के खजानों को देखा, जैसे कि वे किसी भी समय आक्रमण करने के लिए तैयार हों। शिवांश के लिए यह मुश्किल नहीं था। अब वो समझा कि ये इतने उत्साहित क्यों थे।
शिवांश देख सकता था कि उस हवेली के अंदर काफी सारा खजाना और काफी रहस्यमयी चीजें थीं जो उस लाल ऊर्जा में तैर रही थी। राक्षसी जानवर के लिए यह सबसे कीमती प्राकृतिक खजाना कहा जा सकता है। यह उनके दिलों को कैसे नहीं हिला सकता था। थोड़ी देर बाद इंद्रजीत ने शिवांश की बेचैनी को महसूस किया। उसने शिवांश के कान में फुसफुसाया, शांत हो जाओ, हालांकि यहां कई खजाने हैं, क्या तुम्हारे पास उन्हें लेने के लिए वक्त है? इंद्रजीत शिवांश से कहता है, तुम्हें यहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे तुम्हारे लिए बहुत सारे बड़े बड़े खजाने तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम इस हवेली में सबसे छोटे से खजाने के लिए इतना परेशान हो रहे हो। इंद्रजीत की बातों में शिवांश को चेतावनी की झलक सुनाई दे रही थी। वो इस चेतावनी को समझने की कोशिश कर रहा था। शिवांश ने अचानक महसूस किया कि उसका पूरा शरीर डर चुका था। उसका शरीर कांपने लगा और उसने हिंसक रूप से अपना सिर हिला दिया। उसने उन सभी को विचलित करने वाले विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। हालांकि शिवांश अपने दिल में थोड़ा बहुत तो अभी भी घबरा रहा था। अभी अभी उसने सोचा था कि वो इतने वक्त से जिस ऊर्जा शक्ति के पीछे आकर्षित हो रहा था और उसे ढूंढने के लिए वो इतनी दूर तक आया था, वो कोई इतनी भी खास चीज नहीं है। इस खजाने को पाने की लालच ने कुछ पलों के लिए शिवांश को एक अलग ही इंसान बना दिया था। हालांकि इस जगह में कई खजाने थे जो शिवांश के दिल को हिला सकते थे, फिर भी वो कभी भी इस तरह से अपना आपा नहीं खोएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शिवांश ने इंद्रजीत को देखा। फिर शिवांश सोचता है कि यह तो बहुत अजीब सी बात है कि उसके सिस्टम ने उसे याद नहीं दिलाया। सिर्फ एक बार बोलने के बाद सिस्टम पूरी तरह से गायब हो चुका था। वास्तव में अजीब था, जैसे कि यह पूरी तरह से शांत हो गया हो। सिस्टम कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। शिवांश ने कई बार कोशिश की। शिवांश थोड़ा परेशान था। आखिर क्या हो रहा था उस रहस्यमयी हवेली में शिवांश के साथ? उसका सिस्टम क्यों काम नहीं कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवांश उस रहस्यमयी हवेली के अंदर पहुंच गया था जहां से उसे लाल ऊर्जा का आभास हो रहा था। शिवांश के हवेली में पहुंचने के बाद सिस्टम ने सिर्फ एक बार ही आवाज करी थी। उस एक बार बोलने के बाद सिस्टम ने कोई और आवाज नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिस्टम कहीं गुम हो गया हो। शिवांश को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर हवेली में आने के बाद से सिस्टम सिर्फ कुछ बोलकर फिर एकदम से शांत क्यों हो गया था। तभी शिवांश को अचानक से महसूस होता है कि उसके बगल का एक इंसान कम है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ चेक करता है और फिर अचानक से चिल्लाकर कहता है, महेश किधर है? किधर चला गया वो? वो सभी इधर उधर महेश को ढूंढने लगते हैं। इस वक्त इंद्रजीत भी काफी ज्यादा हैरान था। आखिर महेश अचानक से किधर गायब हो गया, वो भी बिना किसी की नजर में आए। यहां तक कि इंद्रजीत को भी इस बात का आभास नहीं हुआ। यह बात काफी ज्यादा अजीब थी। तभी अचानक से सत्यम चिल्ला पड़ता है, देखो वो वहां पर है। तभी शिवांश फौरन सत्यम जहां देखकर चिल्लाया था उस ओर देखता है और पता चलता है कि महेश अचानक से अनजाने में धीरे धीरे एक गड्ढे के किनारे की ओर चल रहा था। वो लाल रंग की रोशनी में लिपटे हुए खजाने की तरफ बढ़ रहा था। धत तेरे की, शिवांश मन ही मन कोसने लगता है। ऐसा नहीं था, क्योंकि महेश अपने मन में उत्पन्न होने वाले खजाने को पाने की लालच का विरोध नहीं कर सकता था। महेश की इस हालत को शिवांश समझ ही नहीं पा रहा था। ये ऊर्जा तरंग कुछ ज्यादा ही अजीब थी और इससे बचाव करना असंभव था। सिर्फ महेश ही इकलौता ऐसा नहीं था जिससे उस ऊर्जा तरंग ने बहकाया था। शिवांश भी उस ऊर्जा तरंग द्वारा बहकाया गया था। उसी समय शिवांश इस बात पर गौर करता है कि बाहर से एक नीचे स्तर का राक्षसी जानवर अचानक से उस गड्ढे की तरफ दौड़ता चला आता है। जब वो उस लाल रंग की ऊर्जा में लिपटे हुए खजाने को देखता है तो उसकी आंखें भी एकदम खून जैसी लाल हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस जानवर के अंदर अब जीने की कोई चाह ही नहीं है। वो बिना सोचे समझे पागल की तरह उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। वो उस खजाने को पाना चाहता था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि इसका नतीजा चौंका देने वाला नहीं था। उस जानवर के साथ साथ बाकी कई जानवर ऐसे ही अंदर मर रहे थे और उस लाल ऊर्जा द्वारा बेरहमी से खाए जा रहे थे।
तभी शिवांश फौरन हिम्मत जुटाकर महेश के पास जाता है। शिवांश महेश की आंखों में देखता है और उसकी आंखों में भी वही चमक और ऊर्जा का उतार चढ़ाव नजर आ रहा था जो उस ऊर्जा के बहकावे में आए हुए बाकी राक्षसी जानवरों की आंखों में था। महेश अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। महेश की आंखों में वो लाल ऊर्जा घूमती हुई नजर आ रही थी। वो अभी भी उसकी आंखों में सक्रिय थी। शिवांश इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो महेश का कंधा खींचते हुए उसे पीछे लेकर आने लगा है। वो महेश को जमीन पर से खींचते हुए ऊपर हवा में उठा लेता है। शिवांश तेज गति के साथ जल्दी ही महेश को खींचता हुआ इंद्रजीत के पास वापस आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक सुनहरी रंग की खाल वाला एक अजगर शिवांश के पास आता है। उसके चेहरे पर दयालुता थी और वो शिवांश से बोलता है, एक इंसान का बच्चा, दफा हो जाओ। इससे पहले कि वो आगे अपनी बात पूरी कर पाता, इंद्रजीत बीच में बोलकर ही उसका मुंह बंद करवा देता है। इसी बीच इंद्रजीत के शरीर के इर्द गिर्द एक मंद नीले रंग की रोशनी नजर आने लगती है। वो आभा उस अजगर के शरीर के आसपास फैलकर उसे पूरे तरीके से घेर लेती है। अजगर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंद्रजीत ने अपनी ऊर्जा से उसके पूरे बदन को घेर लिया था। अजगर इस वक्त हैरत में था। वो कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी इंद्रजीत उसका मुंह बंद करवाते हुए बोलता है, अगर तुमने आगे एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी खाल को अलग कर दूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। यह सुनते ही वो सुनहरी खाल वाला अजगर एकदम पागल हो जाता है और डर के मारे अपना सिर हामी में भरते हुए हिलाने लगता है। उसको ऐसा लगा जैसे उसने सीधे किसी मौत के फरमान के बारे में सुन लिया हो। इसलिए वो मुड़कर फौरन जंगल की गहराइयों में कहीं चला जाता है और किसी को भी नजर नहीं आता है। ये सब देखकर आसपास के रक्षक जानवर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सुनहरा अजगर 7वें स्तर का राक्षसी जानवर था, तो फिर आखिर वो एक छोटे से अग्निचूहे से कैसे डर गया? हो ना हो ये छोटा सा अग्निचूहा उनके स्तर से काफी ऊपर था, जिसकी वजह से वो सुनहरी खाल वाला अजगर उसकी एक ही धमकी भरी डांट सुनने के बाद डर गया। वहां मौजूद सभी जानवरों के दिलों में यह शक पैदा हो रहा था। तभी शिवांश गौर करता है कि उसके आसपास की जगह खाली होने लगी थी। सभी राक्षसी जानवर जो उसको घेर कर खड़े हुए थे अब उससे दूरी बनाने लगते हैं। अचानक से शिवांश और उसके दल के आसपास 50 मीटर की जगह एकदम खाली पड़ी हुई थी। शिवांश की बोलती एकदम बंद हो गई थी। वो समझ गया था कि यह सब इंद्रजीत का किया धरा है। इंद्रजीत सभी के सामने एक मार्शल संत होने की अपनी छवि को बरकरार रख रहा था। वो शिवांश के कंधे के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। शिवांश इंद्रजीत की ओर देखता है। तभी इंद्रजीत अचानक से शिवांश से बोलता है, मेरी तरफ मत देखो, इस वक्त बहुत सारे राक्षसी जानवर हमें देख रहे हैं। अगर हमने ज्यादा बातचीत की और मेरा ध्यान टूटा तो मेरी तकनीक में बाधा आ जाएगी और उसके साथ मेरी इन ऊर्जा की तरंगों में भी, और फिर मैं इन जानवरों को एक साथ हमला करने से नहीं रोक पाऊंगा। जो भी कहना है जल्दी और एक ही बार में कह दो। शिवांश को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सिर हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस बेसुध होकर अपने सामने के नजारे को घूरे चले जा रहा था। शिवांश मुड़कर महेश की ओर देखता है। सत्यम और अर्जुन ने महेश की एक टांग को कस के पकड़ रखा था। महेश बिल्कुल बेसुध था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी और वो अचानक उस खजाने की दिशा में भागने लगता है। तभी इंद्रजीत अपनी उंगली फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से महेश की दोनों भौहों के बीच में एक नीले रंग की लौ उजागर होने लगती है। अचानक से महेश की लाल आंखें अब धीरे धीरे नीली पड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उस लाल रंग की ऊर्जा से लड़ने के लिए उसकी आंखों में नीले रंग की ऊर्जा आ गई थी। महेश की आंखें अपनी चेतना वापस पाने लगती हैं। वो धीरे धीरे होश में आने लगता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने कुछ देर पहले एक बहुत ही खतरनाक कदम उठाया था, तो डर के मारे उसकी टांगें कांपने लगती हैं। महेश के चेहरे पर चिंता के भाव उमड़ने लगते हैं। अर्जुन, जो कि शिवांश के बगल में खड़ा हुआ था, वो अपने सामने खजाने के लालच में बहके हुए हर उस शख्स को देख रहा था। उसकी आंखों में ढेर सारे ख्याल देखे जा सकते थे। उसके बाद वो शिवांश की तरफ मुड़ता है और उससे बोलता है, क्या यही कारण है कि जिसकी वजह से कोचीन शहर साल दर साल कमजोर होता चला जा रहा है? यह सुनकर शिवांश थोड़ा व्याकुल हो जाता है और वो फौरन अर्जुन से बोलता है, ये तुम क्या कह रहे हो? कमजोर होता जा रहा है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
अर्जुन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर वो शिवांश से पूछता है, क्या तुम्हें कोचीन शहर के अतीत के बारे में नहीं पता? मैंने तुम्हारे शहर के काफी बूढ़े लोगों से सुना है कि कोचीन शहर अभी अभी काफी फल फूल रहा है, लेकिन करीब 100 सालों से उसकी शक्तियों में काफी कमी आ रही थी और शहर काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। शिवांश भी अपना सिर हिलाता है और बोलता है, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। धीरज, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? अर्जुन अपना सर हिला देता है और आगे बोलता है, मुझे नहीं पता कि अगर तुमने कभी महसूस किया है या नहीं, लेकिन इस जगह की आध्यात्मिक शक्ति और तुम्हारे यहां की शक्ति के बीच का अंतर काफी ज्यादा है। यहां की हवा इतनी ज्यादा घनी है कि यह काफी क्रूर है। शिवांश अपनी भौहें सिकोड़ लेता है और कुछ सोचने के बाद अपना सर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, यह तो बिल्कुल ठीक कहा। यह चीज शिवांश ने भी महसूस करी थी कि इस जगह पर हवा काफी ज्यादा घनी थी। वो महसूस कर पा रहा था कि केवल हल्की सी सांस लेने की वजह से ही उसके पूरे फेफड़ों में जीवन शक्ति ऊर्जा बहुत ज्यादा भर रही थी। शिवांश किसी गहरी सोच में जाने लगता है। अर्जुन उसे आगे बताते हुए कहता है, इसके अलावा क्या तुमने अंदर मौजूद उस खजाने को देखा? उसमें कई सारे नीचे स्तर के खजाने हैं, उनकी गिनती लगभग 100 होगी। इस जगह के आसपास के कुछ 100 मील में सभी प्राकृतिक ऊर्जा और खजाने को इकट्ठा करने के लिए न जाने उन्होंने किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। जब शिवांश सुनता है तो अचानक से काफी ज्यादा डर जाता है। फिर वो खुद से बोलते हुए कहता है, क्या मार्शल संत योद्धा सच में ऐसा कर सकते हैं? इंद्रजीत फौरन ही शिवांश को एक सकारात्मक जवाब देता है, हां, अगर एक मार्शल संत चाहे तभी, बल्कि ये सब करना तो एक छोटी सी बात है। अगर वो चाहे तो हजारों मीलों की दूरी से भी खजाने को अपनी तरफ खींच कर ला सकता है। ये जानकर शिवांश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। उसी वक्त वो बहुत निराश हो जाता है। वो खुद को इस पल काफी कमजोर समझने लगता है। वो समझ गया था अगर ऐसे किसी शख्स से भिड़ने के लिए वो अपने शरीर की सारी ताकत का भी इस्तेमाल कर ले, तब भी उसे नहीं हरा पाएगा। तभी शिवांश समझ जाता है कि उसके परिवार की गिरावट के पीछे का कारण यही है। इसलिए वो अपने दिमाग में फैसला करने लगता है कि इस बार जब वो अपने घर वापस जाएगा तो वो अपने पूरे परिवार को किसी दूसरी जगह पर लेकर चला जाएगा। उसे ये तरीका इस बंजर जगह पर रहने से ज्यादा सही लग रहा था। अपनी बात कहने के बाद अर्जुन गौर करता है कि शिवांश की आंखें चमक रही थी। हो ना हो वो किसी गहरी सोच में था, इसलिए वो शिवांश को कुछ और कहकर डिस्टर्ब नहीं करता है। कुछ देर सोचने के बाद शिवांश असलियत में वापस आता है। उसे इस बात की उम्मीद कम ही लग रही थी कि उसके लिए इतने बड़े परिवार को कहीं और लेकर जाकर बसाना आसान नहीं होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस बारे में अभी इतना ज्यादा नहीं सोचेगा। शिवांश मुड़ता है और इंद्रजीत से पूछता है, गुरु, क्या हम ये सब ऐसे ही देखते रहेंगे या आप कुछ करेंगे भी? इंद्रजीत शिवांश की बात सुन लेता है और सामने की ओर देखने लगता है, लेकिन वो जहां देख रहा था वो खजाना नहीं था, बल्कि वो तो हवेली को देख रहा था, जिसे देखकर उसे लग रहा था कि उसके सामने जो दिख रहा था ये हवेली का सिर्फ एक ही हिस्सा था। हवेली का अभी आधे से ज्यादा हिस्सा तो उनके सामने आया भी नहीं था। इंद्रजीत की आंखें चमकने लगती हैं, जैसे कि मानो वो किसी चीज के बारे में सोच रहा हो। उसके बाद वो शिवांश से बोलता है, तुम नीचे जाकर कोशिश कर सकते हो, अगर कुछ हुआ तो फौरन वापस आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिवांश को इसी चीज का इंतजार था। वो मुड़कर फौरन गड्ढे की तरफ भागने लगता है। शिवांश गड्ढे के अंदर पहुंचने ही वाला था कि तभी इंद्रजीत अपना हाथ ऊपर उठाता है। शिवांश के शरीर पर नीले रंग की रोशनी की परतें लगने लगती हैं। इंद्रजीत को डर था कि शिवांश के गड्ढे के अंदर जाने से वो किसी मुसीबत में पड़ जाता, इसलिए उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो उसके शरीर के ऊपर नीले रंग की रोशनी की परतें जमा कर देता है। शिवांश इस बदलाव को महसूस कर पा रहा था। उसके बाद वो फौरन उस लाल रंग की रोशनी के करीब पहुंच जाता है। क्या शिवांश लाल ऊर्जा में लिपटे हुए खजाने के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट वॉरियर शिवांश, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।